जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। तो कल हमने आपको सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता और जो मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा नामक स्थल पर हमें खुदाई में क्या क्या मिला था और मोहनजोदड़ो में खुदाई में क्या क्या मिला था उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, एक दूसरे को लिंक करते हुए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब हम उसके आगे चर्चा करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं चनहूदड़ो की। किसकी भैया? चनहूदड़ो की। चनहूदड़ो की बात करते हैं तो चनहूदड़ो की खुदाई हुई थी 1931 में। कौन से साल में भैया? 1931 में। तो 1931 में इसकी खुदाई होती है और इसकी खुदाई का जिम्मा यानी इसकी खुदाई कौन करता है? तो इसकी खुदाई करते हैं गोपाल मजूमदार। कौन करता है भैया? गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार ने चनहूदड़ो की खुदाई कब की? तो 1931 में की। कब भैया? 1931 में की। अब हम देखते हैं कि चनहूदड़ो की खुदाई में कौन कौन से सामग्रियां हमें प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये चनहूदड़ो जो खुदाई में मिला है ये दुर्ग रहित स्थल था। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो चारों तरफ से दीवालें यानी बाउंड्री की जाती हैं, तो यहाँ पर बाउंड्री नहीं की गई थी। बाकी अन्य जितने भी स्थल है वहां पर आपको दुर्ग मिलेगा और ये पहला ऐसा स्थान था जो दुर्ग रहित था, यानी यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चनहूदड़ो ये कैसा था? तो ये दुर्ग रहित था। कैसा था भैया? दुर्ग रहित था। ठीक है। अब आगे देखिएगा कि चनहूदड़ो दुर्ग रहित था और यहाँ पर औद्योगिकीकरण हुआ। औद्योगिकीकरण का मतलब यहाँ पर औद्योगिक सामान बनाए जाने लगे, यानी औद्योगिक जो आपके औद्योगिकी का विकास था वो तो पहले से ही हो चुका था ताम्रपाषाण युग के बाद से। तो ताम्रपाषाण काल युग में यानी तांबे की खोज हुई, वहां से औद्योगिकीकरण होना शुरू हो गया और सिंधु सभ्यता में औद्योगिकीकरण तो हुआ ही हुआ। उसके बाद यहाँ पर जब हम चनहूदड़ो की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें औद्योगिक विकास ज्यादा देखने को मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि चनहूदड़ो में हमें औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिला। क्या मिला भैया? औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिला। यहाँ पर हमें औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिला। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। जब औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिला तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उद्योग से रिलेटेड यानी औद्योगिक से रिलेटेड जितने भी सामान होते थे, अच्छा ये आज के औद्योगिक नहीं, ये लगभग आपका 2500 साल पहले यानी 2500 बीसी की बात है। तो 2500 बीसी के पहले आप खुद ही दिमाग लगाइए कि क्या क्या ऐसा था जो आदमी बना लेता था। आपने इतना तो सुना होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में यानी सिंधु सभ्यता की खुदाई में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर जब चनहूदड़ो की खुदाई की गई तो यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें सुई। क्या प्राप्त हुआ भैया? तो सुई प्राप्त हुई। और सुई कहाँ बनती है? तो आप कहोगे कंपनी में, और कंपनी में उद्योग, और उद्योग औद्योगिक क्षेत्र जहां होगा वहीं उद्योग लगेगा। तो क्या सुई हम अपने घर में बनाएंगे? जहां पे औद्योगिक क्षेत्र होगा, जहां पे उद्योग लगा रहेगा वहीं पर बनाएंगे। फिर देखिएगा यहीं पर हमें शीशा मिलता है। शीशा के साक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? शीशा के साक्ष्य। तो शीशा भी जाहिर सी बात है उद्योग ही है एक प्रकार का। फिर आगे देखिएगा, फिर आगे यहाँ पर मनका प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? मनका। मनका मतलब क्या? घड़ा। घड़ा जो पानी पीने वाला घड़ा है, घड़ा।
यानी जब यहाँ पर खुदाई की गई, अच्छा ये मत समझिएगा कि मन का पूरा मन का ही मिला था एकदम खड़ा खड़ा, टूटे फूटे मन के मिले थे। कैसे मन के मिले थे? तो टूटे फूटे मन के मिले थे। तो सुई मिला, शीशा मिला, मनका मिला, और यहाँ पर गुड़िया मिली है। गुड़िया क्या मिली है? तो यहाँ पर गुड़िया मिली है। गुड़िया कौन सी गुड़िया? वही जो लड़कियां लेके आती है बाजार से खरीद करके, उसको चोंच चोंच दबाती है ना, चोंच चोंच दबाती है, बोलता है उलार दो यानी लिटा दो, आंखी बंद कर लेती है ना। उसको बढ़िया साड़ी वाड़ी पहना देती है, गुड्डा गुड़िया शादी भी हो जाती है ना। तो वो वाली गुड़िया, यहाँ पर क्या मिला? गुड़िया मिला। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर गुड़िया के साथ साथ लिपस्टिक। आप कहोगे आप लिपस्टिक, लिपस्टिक, अच्छा ये मॉडर्न जमाने जो आज की लिपस्टिक है उस तरह की लिपस्टिक नहीं हुआ करती थी कि ऐसे ऐसे खोला, ऐसे ऐसे खोला और उसको रंग लिया ठोड़ में, है ना। तो वो वाली लिपस्टिक नहीं हुआ करती थी, ये वाली। हाँ, अब किस तरह की लिपस्टिक थी ये तो पूरा तत्वविद ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि वहां पर लिपस्टिक मिला था। अच्छा, जब लिपस्टिक मिला था तो लिपस्टिक महिलाओं से रिलेटेड है, तो यानी जो महिलाओं के साज सज्जा के सामान होंगे वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? चल हुदड़ों में। तो यहाँ पर मेकअप की सामग्री, किसकी सामग्री भैया? मेकअप की सामग्री। मेकअप कहिएगा, मेकअप यानी जो औरतें अपना मुंह सुंदर बनाने के लिए मेकअप करती हैं, तो वो सामग्री यहाँ पर मिली है। ठीक है, वो ब्यूटी पार्लर वाला मेकअप, है ना। महिला मुख एवं काया पलट जादुई केंद्र। ठीक है, तो मेकअप की सामग्री यहाँ से मिली है। कौन सी सामग्री मिली है भैया? तो मेकअप की सामग्री यहाँ पर मिली है। ठीक है, मेकअप की सामग्री यहाँ पर मिली है। अच्छा, जब मेकअप की सामग्री यहाँ पर मिली है तो लिपस्टिक भी तो मेकअप का ही सामान है ना। लिपस्टिक मेकअप का ही सामान है और महिलाओं से ही रिलेटेड है ना। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर अलंकृत ईंट मिला है। अलंकृत ईंट मिला है। अलंकृत ईंट मिला है। अलंकृत ईंट क्या है? तो अलंकृत मतलब एकदम सजा हुआ, है ना। जैसे आप महिलाओं को देखेंगे तो महिलाएं एकदम घर एकदम साफ सुथरा रखती हैं, एकदम चकाचक रखती हैं। और जब लड़कों की बात, जैसे लड़के लोग, अब उनके रूम में अगर घुस जाओ तो कहीं वो सामान वो छिटका है, कहीं वो सामान वो छिटका, एकदम दलिद्दर की तरह। सुना भैया, सही बात है। और महिलाओं को देखो तो वो हर चीज एकदम परफेक्ट सजा उजा के रखती है। कॉपी किताब तो ऐसे सजा के रखेंगी कि लगता है उसको दोबारा कभी जिंदगी में निकालेंगे नहीं, बस उसको सजाने के लिए रखा गया है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है, महिलाएं काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं प्रेजेंट समय में। महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं। तो लेकिन हाँ ये है कि वो जितनी भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो अपना घर, अपना कोई भी मतलब कोई भी सामान हुआ तो वो बढ़िया से साफ सुथरा सजावट के साथ उसको रखती है। तो क्या क्या मिला था हमें? दुर्ग रहित क्षेत्र मिला, यानी दुर्ग रहित मिला चनहुदड़ो। औद्योगिक क्षेत्र मिला, सुई मिला, शीशा मिला, मनका मिला, गुड़िया मिली, लिपस्टिक मिला, मेकअप की सामग्री मिली, अलंकृत ईंट मिला। अब यहाँ पर एक चीज और मिला है, एक चीज और मिला है, बिल्ली का, बिल्ली, बिल्ली सही है भैया, बिल्ली, बिल्ली का पीछा करता हुआ, बिल्ली का पीछा करता हुआ, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के, कुत्ता के पंजे के निशान, कुत्ता के पंजे के निशान प्राप्त हुए हैं। कुत्ता के पंजे के निशान प्राप्त हुए हैं। आज भी आप देखोगे
अगर कोई गली वाला कुत्ता जो रहता है, गली वाला कुत्ता अगर देखता है बिल्ली को तो दौड़ा लेता है ना, दौड़ा लेता है। और वहीं देखो जो बड़े बड़े घरों में पोसा जाता है कुत्ता, है ना, उसको बिल्ली तो खुद ही दौड़ा के मारे, एकदम डरपोक। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत आज खराब है, दोपहर से बुखार हुआ रखा था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। जो हमने दृढ़ निश्चय ले लिया है तो हम उसे पूरा करेंगे, चाहे तबीयत खराब हो चाहे तबीयत खराब हो, बुखार हो, प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चों से जो वादा किया है उसको जरूर पूरा करेंगे। और जो हमारा 30 क्वेश्चन का टारगेट है जीएस का, यूपी ट्रिपल एससी पेट का, वो हम यहाँ पर उसी पर फोकस करके चलेंगे। और मैं उतना ही आपको यहाँ कंटेंट दूंगा जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अन्य जानकारियां हमें यहाँ देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम अन्य जानकारियां देंगे और वो थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, काफी समय ले लेगा, तो हमारा समय भी खराब होगा, हम आपको वो कंटेंट भी नहीं दे पाएंगे। तो आप भी कहोगे कि हाँ मास्टर जी क्या पढ़ाए, जो पढ़ाए आया ही नहीं, बकैती किया, ये किया वो किया। ठीक है, तो हम केवल कंटेंट पे फोकस करते हुए चलेंगे। तो चनहुदड़ों की खुदाई कब हुई? 1921 में। कौन किया? गोपाल मजूमदार किया। बाकी इतनी चीजें आपको हमने बताई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगला स्थल हमारा कौन सा था। अगला स्थल हमारा है रोपड़। अगला स्थल हमारा कौन है? तो अगला स्थल है हमारा रोपड़। रोपड़ की खुदाई कब हुई थी? तो रोपड़ की खुदाई 1953 में हुई थी। और 1953 में जब खुदाई हुई तो इसकी खुदाई किसने किया? तो इसकी खुदाई किया यज्ञ दत्त शर्मा ने। किसने किया भैया? यज्ञ दत्त शर्मा जी ने किया। यज्ञ दत्त शर्मा जी ने किया। अच्छा, ये जो रोपड़ है रोपड़ है, ये रोपड़ किस जगह पर मिला है? तो रोपड़ आज के प्रेजेंट टाइम में पंजाब 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 में मिला है। ये रोपड़ नामक जगह जो सिंधु सभ्यता कालीन स्थल था रोपड़, इसकी खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिला है। तो यहाँ पर हमें मानव मानव और मानव और पालतू जानवर मानव और पालतू जानवर को एक साथ एक साथ दफनाया गया मिला है। एक साथ दफनाया मानव और पालतू जानवर को एक साथ दफनाया गया था। मानव और पालतू जानवर को एक साथ दफनाया गया था। कहने का मतलब कि उस समय का जो मानव होता था, जो वो कुत्ता पालता था या कोई भी जानवर पालता था, अगर उसका मालिक मर जाता था तो कुत्ते को भी उसी मालिक के साथ या किसी भी जानवर को उसके मालिक के साथ दफना दिया जाता था। यानी मानव के साथ उसका पालतू जानवर दफना दिया जाता था। ऐसा हमें ये मानव और पालतू जानवर को एक साथ दफनाने का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? रोपड़ से मिला है। अब याद रखिएगा कि रोपड़ में ये सिंधु सभ्यता में मिला है हमें कि मानव पालतू जानवर को एक साथ दफनाया गया था। अब आप ये मत कहिएगा कि मालिक मर गया तो उसके पालतू जानवर को तो दफना दिया, और जब जानवर मर जाए तो मालिक को भी उसके साथ दफना देते थे। अब उस समय में पता नहीं क्या था, हमें नहीं पता, लेकिन मानव और पालतू जानवर को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला था? रोपड़ से मिला था। और यही साक्ष्य, मानव और पालतू जानवर को दफनाने का यही साक्ष्य नवपाषाण काल में भी हमें देखने को मिलता है। और नवपाषाण काल में कहां देखने को मिलता है?
तो ये बुर्जहोम में देखने को मिलता है। और बुर्जहोम जम्मू कश्मीर का एक स्थल है, वहां पर हमें देखने को मिलता है। यहीं पर आप लिख लीजिएगा कि यही साक्ष्य बुर्जहोम में देखने को मिलता है। बुर्जहोम में देखने को मिलता है, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और ये किस काल में मिला था? तो ये मिला था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में यह साक्ष्य कहां से मिला था कि मानव और पालतू जानवर को एक साथ दफनाया गया था। यह साक्ष्य हमें बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से मिला था। और कौन से काल में मिला था? तो नवपाषाण काल में मिला था। ठीक है भैया, आप इसको लिख लीजिएगा एक बार। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं लोथल। आगे क्या देखते हैं भैया? लोथल। अब हर बार हम सॉरी नहीं बोलेंगे खांसेंगे तो, ठीक है, क्योंकि तबीयत खराब है तो बार बार खांसी आएगी। ठीक है, लोथल। लोथल, लोथल की चर्चा करते हैं। तो लोथल की खुदाई कब हुई? लोथल की खुदाई कब हुई? तो लोथल की खुदाई हुई 1955 से 60 तक। 1955 से 60 तक लोथल की खुदाई कब हुई? 1955 से 60 तक। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि लोथल की खुदाई किसने किया? तो लोथल की खुदाई किया रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने 1955 से 60 तक किसकी खुदाई की? तो सिंधु सभ्यता कालीन जो स्थल है लोथल, इसकी खुदाई की। अच्छा, आप देखते हैं कि लोथल में हमें कौन कौन सी जानकारियां देखने को मिलती हैं। जब यहाँ पर खुदाई किया गया तो यहाँ पर कौन कौन सी जानकारियां देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि लोथल था कहाँ। तो लोथल ये गुजरात का एरिया था। कहाँ का एरिया? यानी कहाँ लोथल किस जगह पे मिला है? तो आज के गुजरात राज्य गुजरात राज्य में मिला है। अच्छा, अब देखिएगा भैया कि जब लोथल गुजरात में मिला है तो गुजरात गुजरात का जो निचला हिस्सा है वो समुद्र से लगा हुआ मिलता है। कहां से मिला समुद्र से लगा हुआ मिलता है गुजरात का क्षेत्र। और ये सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाता है गुजरात का क्षेत्र। तो जाहिर सी बात है, जब समुद्री सीमा होगा तो वहां पर बंदरगाह तो होगा ही होगा। यानी कहा जाए तो इस गुजरात के जो सिंधु सभ्यता कालीन स्थल लोथल मिला था, यहाँ पर बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? तो बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। इसी बंदरगाह को हम गोदीबाड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गोदी गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा। क्या भैया? गोदीवाड़ा। ठीक है। और ये जो बंदरगाह मिला है ये खंभात की जो खाड़ी है उस एरिया में मिला है। किस एरिया में? खंभात की खाड़ी के एरिया में मिला है। तो ज्यादा डीप में हम ना जा करके जितना आपके लिए उपयोगी है केवल उतना ही बताते हैं। तो लोथल लोथल में हमें बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। लोथल में हमें बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। अच्छा, जब बंदरगाह का साक्ष्य मिलेगा तो जाहिर सी बात है बंदरगाह बनाए क्यों जाते हैं? बंदरगाह बनाए क्यों जाते हैं? तो बंदरगाह व्यापार के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं? तो व्यापार के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, जब व्यापार होगा
तो समुद्री रास्ते से एक देश से दूसरे देश में व्यापार होगा, और जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होगा तो जो वहां का सामान है यानी दूसरे देश का सामान है वो अपने यहाँ, और अपने देश का जो सामान है वो वहां, या फिर वहां की मुद्रा यहाँ और यहाँ की मुद्रा वहां आपको देखने को मिलेगा। तो जब बंदरगाह से व्यापार किया जाता था तो यहीं पर फारस की मुहर मिली है, फारस की मुहर मिली है, फारस की मुहर मिली है। यानी तत्कालीन फारस के साथ लोथल का व्यापार हुआ करता था, यानी सिंधु सभ्यता काल का व्यापार फारस के साथ हुआ करता था। और जब फारस के साथ व्यापार हुआ करता था तो फारस की मुद्रा भी हमें कहां देखने को मिलेगी, यानी फारस की मुहर कहां, मुद्रा नहीं सॉरी मुहर, फारस की मुहर कहां देखने को मिलेगी, तो लोथल से देखने को मिलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर व्यापार हुआ करता था तो अन्य स्थलों का जो सड़क होता था, जो उनके दरवाजे, उनके मकान के दरवाजे हुआ करते थे, वो मेन सड़क पे न खुल करके बगल गली में खुला करते थे। और लोथल में क्या था कि दरवाजे, जो दरवाजे हुआ करते थे लोथल में जो घर के दरवाजे हुआ करते थे वो सड़क पर खुलते थे, मेन रोड पर खुला करते थे, मेन रोड पर खुलते थे, ताकि जो सामान हो हम सामान को सीधा निकाल करके जो भी व्हीकल उस समय हुआ करता था उसमें लाद सके और उसको फिर बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके। अब केवल लोथल ही एक ऐसा स्थल था जहां पर दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, बाकी अन्य स्थलों में ऐसा नहीं था। अन्य स्थलों में जो दरवाजे होते थे वो साइड में खुला करते थे, यानी बगल गली में खुला करते थे, और लोथल में दरवाजे सीधा सड़क की ओर खुला करते थे। जिससे, अच्छा क्यों खुला करते थे, क्योंकि उन्हें व्यापार करना होता था, और व्यापार करने के लिए वहां से जो सामान उठाते थे वो डायरेक्ट बाहर दरवाजे से बाहर निकाल करके गाड़ियों पे लाद लिया करते थे, बैलगाड़ी या कुछ भी जो उस समय का व्हीकल हुआ करता था उस पे लाद लेते थे और उसको सीधा बंदरगाह तक पहुंचा देते थे। उसमें इनको आसानी हुआ करती थी, नहीं तो जो बगल की गली हुआ करती थी उसमें गाड़ियां लगना आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, है ना। और ये खास करके व्यापार के लिए था, इसलिए यहाँ पर दरवाजे सड़क की ओर खुला करते थे। और सिंधु सभ्यता कालीन जो मानव हुआ करते थे वो इतना थोड़ा सा समझदार यानी इतना दिमागदार थे कि अन्य स्थलों पर उन्होंने दरवाजे सड़क की ओर नहीं खोला, क्योंकि अन्य स्थलों पर अगर सड़क दरवाजे की ओर, दरवाजा जो सड़क की ओर अगर खुलता तो वहां पर उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि हमारे बच्चे अगर खेलते हुए बाहर की ओर अगर दौड़ गए तो उनका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या कहीं कुछ क्षति ना हो जाए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने दरवाजे सड़क की ओर न खोल करके बगल बगल से खोल रखा था, बगल की गली में खोल रखा था। केवल लोथल ही एक ऐसा स्थल था जहां पर दरवाजे सड़क की ओर खुला करते थे। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। यहीं पर यहीं पर युगल समाधान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, युगल समाधान प्राप्त होता है। और जब युगल समाधान प्राप्त होता है तो पुरातत्वविदों ने कहा कि युगल समाधान यहाँ पर प्राप्त हुआ है तो उस समय सती प्रथा हुआ करता था। कौन सा प्रथा, सती प्रथा हुआ करता था। सती प्रथा यानी अगर आदमी मर गया तो उसकी औरत को भी उसी के साथ दफना दो, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि वेद पुराण में लिखा होता था, या फिर आपने सुना होगा सती प्रथा जब कोई आदमी खत्म हो जाता है तो उसके साथ साथ उसकी विवाहित पत्नी को भी उसी के साथ जला दिया जाता है। तो यहाँ पर जब युगल समाधान प्राप्त हुआ तो पुरातत्वविदों ने अंदाजा लगाया कि जरूर उस समय सती प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। ठीक है भैया, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं।
इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं आगे कौन सा स्थल है हमारा। आगे स्थल है हमारा बनावली या बनवाली। बनावली या बनवाली दोनों एक ही है। बनावली या बनवाली। अब बनवाली ये कहाँ था, तो बनवाली ये हरियाणा राज्य में मिलता है। बनवाली, इसकी खुदाई की बात करते हैं तो इसकी खुदाई सन 1973 में हुई। और इसकी खुदाई किसने की, तो इसकी खुदाई की रविंद्र सिंह रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की। इसने खुदाई की, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की। बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा राज्य में मिला। बनवाली क्षेत्र यानी बनवाली स्थल हरियाणा राज्य में मिला। 1973 में इसकी खुदाई की गई। और किसने की, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी सामग्रियां हमें या कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। बाकी अन्य स्थलों में, इसके पहले हमने आपको बताया होगा कि सड़क नालियां जो होती थी वो ढकी हुई होती थी। तो इससे हमें यही मालूम होता है कि जो जल निकासी का प्रबंध हुआ करता था वो बहुत उच्च स्तर का था। और जब बनवाली की बात करते हैं तो यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। और जब जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी तो आदमी यानी उस समय का जो मानव हुआ करता था वह अपना पानी, जो वेस्ट पानी होता था, उसके लिए कोई ना कोई तो इंतजाम करके रखा होगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे आज ही देख लीजिए, आप गांव देहात में जाइए जहां पर आपको नालियां वालियां नहीं मिलेंगी, तो वो क्या किया करते हैं कि वो जहां पर वो जल निकासी का मार्ग होता है उनका, उससे कुछ दूरी पर वो एक गड्ढा खोद देते हैं। एक गड्ढा खोद देते हैं और उसी में जो वेस्ट पानी है, जो वेस्ट वाटर है, वो उसमें गिर जाया करता है, जिसको हम सोख्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम सोख्ता बोलते हैं। सोख्ता, सोख्ता यानी यहाँ पर प्रत्येक घरों में हमें सोख्ता देखने को मिलता है, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर प्रत्येक घर में जल को सोखने के लिए या वेस्ट पानी को सोखने के लिए सोख्ता बना हुआ करता था प्रत्येक घरों में। उसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमें सड़कें मिली हैं, यहाँ पर जो हमें सड़कें मिली हैं वो टेढ़ी मेढ़ी मिली है। यहाँ पर जो सड़कें मिली हैं वो कैसे मिली है, टेढ़ी मेढ़ी मिली है। कैसी सड़कें मिली हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आप ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, सोख्ता की व्यवस्था थी प्रत्येक घर में। सड़कें यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की 1973 में की। बनवाली स्थल कहाँ मिला है, तो हरियाणा राज्य में मिला है। इसको आप उतार लीजिएगा, ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिर इसके आगे चलते हैं हम। अब आते हैं इसके बाद अब आते हैं इसके बाद कालीबंगा। आते हैं इसके बाद कालीबंगा। कौन सा स्थल भैया, कालीबंगा। कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा देखिएगा। कालीबंगा जो स्थल है, कालीबंगा जो स्थल है वो सरस्वती नदी के किनारे। कहा भैया, सरस्वती नदी के किनारे या घग्घर नदी के किनारे। सरस्वती या घग्घर नदी के किनारे क्या मिलता है, तो कालीबंगा स्थल हमें मिलता है सरस्वती या घग्घर नदी के किनारे।
अब देखते हैं इसकी खुदाई कब की गई। तो इसकी खुदाई 1961 से लेकर के 1969 में की गई। कालीबंगा की खुदाई 1961 से लेकर 1969 तक की गई। और इसकी खुदाई किसने की? तो इसकी खुदाई बीके थापड़, बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी। इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी। अब यहां से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, काली बीबी। क्या भैया? काली बीबी। यहां से आप ये याद रख सकते हैं, काली बीबी। ठीक है, आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमें क्या क्या साक्ष्य मिला है। सबसे पहले आप देखिएगा कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? काली मिट्टी की चूड़ी। यहीं पर मैं लिखे देता हूं, काली मिट्टी, काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूड़ी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे कालीबंगा से मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? तो चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं, यहीं से अलंकृत ईंट मिला है। यहां से भी अलंकृत ईंट मिला है। जस्ट अभी इसके पहले अलंकृत ईंट कहां से मिला था? जस्ट इसके पहले अलंकृत ईंट, अभी अभी हमने आपको बताया कि इसके पहले अलंकृत ईंट कहां से मिला था। तो अलंकृत ईंट आप कहोगे चनहुदड़ों से मिला था। इसके पहले हमने आपको भी बता रखा है कि चनहुदड़ों से अलंकृत ईंट मिला था। और कहां से मिला था? कालीबंगा से भी अलंकृत ईंट का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं अलंकृत ईंट के बाद, तो यहां पर जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत देखने को मिलता है। अच्छा, जुता हुआ खेत देखने को मिलता है, तो खेतवा जोता किससे जाता था उस समय? हल से जोता जाता था। किससे जोता जाता था? तो हल से जोता जाता था। और हल के भी साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से ही हल के साक्ष्य मिले हैं। और जब हल के साक्ष्य मिले हैं, तो वहां पर खेत भी कैसा होगा? जुता हुआ खेत होगा। तो जुता हुआ खेत और हल का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और यहीं पर हमें हवन कुंड, हवन कुंड के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो हवन कुंड के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से हमें प्राप्त होते हैं। तो भैया इतनी चीजें हमने आपको बताया, काली मिट्टी की चूड़ी, अलंकृत ईंट, जुता हुआ खेत, हल और हवन कुंड हमें कहां से देखने को, यानी इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी के किनारे? सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे। इसकी खुदाई कब की गई? 1961 से 1969 तक की गई। किसने की? तो बीके थापड़ और बीबी लाल ने इसकी खुदाई की। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए भैया आगे देखते हैं। आगे आपका धौलावीरा, आगे आपका अगला स्थल है आपका धौलावीरा। अगला स्थल क्या है? तो अगला स्थल है धौलावीरा। अगला स्थल क्या है? अगला स्थल है धौलावीरा। अगला स्थल कौन सा है? धौलावीरा। यह धौलावीरा किस राज्य में, यह स्थल किस राज्य में मिला? तो ये गुजरात राज्य में मिला। किस राज्य में मिला? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में मिला। और इसकी खुदाई भी किन्होंने की? तो इसकी खुदाई भी रविंद्र रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। इसकी खुदाई भी इसकी खुदाई किसने की? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। और कब की?
और कब की? तो 1989 में की। और बस आपको धौलावीरा में यह केवल और केवल इतना याद रखना है कि यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु सभ्यता का सबसे सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। कौन सा था? तो धौलावीरा, जो गुजरात राज्य में है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की। कब की? 1989 में की। और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सबसे बड़ा स्थल और सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बता रखा है कि सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र कौन सा था और सबसे बड़ा स्थल तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम देखते हैं अगला स्थल हमारा कौन सा था। तो अगला स्थल हमारा है सुरकोटदा। अगला स्थल हमारा है सुरकोटदा। अगला स्थल हमारा है सुरकोटदा। अगला स्थल हमारा कौन सा है? सुरकोटदा। जब सुरकोटदा की बात करते हैं तो सुरकोटदा की खुदाई कब हुई? तो सुरकोटदा की खुदाई 1964 से लेकर के 68 यानी 1964 से लेकर के 1968 तक सुरकोटदा की खुदाई हुई। यह कहाँ, किस राज्य में है या कहाँ है? तो यह गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में है। और यहाँ से हमें किस चीज के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर हमें कलश समाधान, कलश समाधान देखने को मिलता है। कलश समाधान और घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है सुरकोटदा से। घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य सुरकोटदा से और कलश समाधान सुरकोटदा से हमें देखने को मिलता है। घोड़े की हड्डी भैया, घोड़े के अंदर जो हड्डी होती है वो चीज, उसका साक्ष्य मिला है। कलश समाधान की बात करते हैं तो एक बड़ा सा कलश ले लिया जाता था और उसमें कुछ इस तरीके से करके उसमें आदमी को बैठा, जो आदमी खत्म हो जाता था या जो आदमी मर जाता था उसको कलश में कुछ इस प्रकार से बैठा दिया जाता था और बैठा करके उसके यानी उसके लिए जितनी भी सामग्री हुआ करती थी या वो अपने जीवन में जिन जिन सामग्रियों का उपयोग करता था उन सामग्रियों को भी उस कलश में डाल करके उसको दफना दिया जाता था। उसी को कहा जाता था कलश समाधान। ठीक है भैया, तो ध्यान दीजिएगा कि सिंधु सभ्यता में आपके पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन थे, सिंधु सभ्यता टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। थोड़ा बहुत सिंधु सभ्यता की विशेषताएं बची हुई हैं तो उन विशेषताओं की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज हमने आपको सारा स्थल, जितना भी सिंधु सभ्यता का स्थल था, उन स्थलों के बारे में चर्चा किया। बाकी की क्लास कल की वीडियो में करेंगे, बाकी की चर्चा कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको जय हिंद।